नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित शर्मा। आज हम इस वीडियो में IC38 का न्यू सिलेबस पर चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम लोग कॉमन चैप्टर का चैप्टर नंबर 4 पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है बीमा अनुबंधों की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इस सेशन में हम उन तत्वों पर चर्चा करेंगे जो बीमा अनुबंध की कार्यप्रणाली एवं मुख्य विशेषताओं को नियंत्रित करता है। सबसे पहला पॉइंट आता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, बीमा अनुबंध। बीमा अनुबंध का मतलब होता है कि एक बीमा कंपनी एक निश्चित राशि या लाभ के बदले में कुछ निर्दिष्ट जोखिमों के खिलाफ आपकी आर्थिक सुरक्षा का वादा करती है। आपको इसके लिए कुछ प्रीमियम देना होगा जो उस राशि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह अनुबंध आपकी बीमा पॉलिसी के भाग में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लीगल एस्पेक्ट्स एंड स्पेशल फीचर्स, बीमा अनुबंध के कानूनी पहलू। इस सेशन में हम बीमा अनुबंध के कुछ विशेषताओं पर ध्यान देंगे। इसके साथ ही हम उन कानूनी सिद्धांतों पर भी विचार करेंगे जो आमतौर पर बीमा अनुबंध को नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट बात, बीमा पॉलिसी एक ऐसा समझौता है जिसमें दो पक्षों के बीच होता है। एक होता है बीमाकर्ता यानी बीमा कंपनी, दूसरा होता है बीमा धारक यानी पॉलिसी धारक। यह समझौता भारतीय संविदा अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताए गए शर्तों को यह पूरा करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, किसी माननीय अनुबंध के तत्व। पहला आता है इस तत्व का ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव एवं स्वीकृति। प्रस्ताव एवं स्वीकृति का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति किसी काम को करने या नहीं करने की इच्छा दूसरे व्यक्ति के सामने रखता है और उसे करने के लिए दूसरे व्यक्ति की सहमति लेता है तो वह एक प्रस्ताव या ऑफर कहलाता है। आमतौर पर प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति ही प्रस्ताव करता है और बीमा कंपनी उसे स्वीकार करती है। जब कोई व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो उसे स्वीकृति कहा जाता है। इसलिए जब प्रस्ताव स्वीकार होता है तो यह एक वादा बन जाता है। प्रस्तावक को इस स्वीकृति के बारे में जानकारी देनी जरूरी होती है, जिससे एक अनुबंध बनाया जाता है। जब प्रस्तावक बीमा योजना की शर्तों को स्वीकार करता है और जमा राशि भरकर अपनी सहमति देता है तो यह जमा राशि प्रस्तावक की स्वीकृति के अनुसार पहले प्रीमियम में यह बदल जाता है और प्रस्ताव पॉलिसी बन जाता है। यदि कोई शर्त लागू होती है तो इसे काउंटर ऑफर कहा जाता है। पॉलिसी बॉन्ड अनुबंध की यह पुष्टि करता है। दूसरा नंबर पॉइंट आता है प्रतिफल या कंसिडरेशन। प्रतिफल का आसान अर्थ होता है कि जब हम किसी संबंध में बात करते हैं तो सभी लोगों को कुछ न कुछ लाभ मिलना चाहिए। जब हम बीमा कंपनियों से प्रीमियम भरकर बीमा कराते हैं तो उसमें हमें प्रतिफल मिलता है, जिसे हमें नुकसान के मामले में भी भुगतान मिलता है। तीसरा पॉइंट, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, कॉन्सेंसस एड इडम, बीमा के पक्षों के बीच समझौता या आपसी सहमति। बीमा के मामले में बीमा कंपनी और बीमा धारक दोनों को एक ही बात पर एक ही मत होना चाहिए। इसका अर्थ है कि दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति या कंसेशंस एड एडम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति के भी कुछ तत्व हैं। कुछ महत्वपूर्ण तत्वों पर हम नजर डालते हैं। पहला होता है दबाव या जबरदस्ती, कोएर्सन और बाय फोर्स। सहमति को जबरदस्ती या दबाव के तहत नहीं होना चाहिए। किसी को मजबूर करके या दबा करके सहमति प्राप्त करना बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस। सहमति को उचित प्रभावों के बजाय अनुचित प्रभावों के कारण नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति या पक्ष दूसरों को भ्रमित करके या गलत जानकारी देकर के सहमति प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा नंबर पॉइंट, धोखाधड़ी या फ्रॉड। सहमति की किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से प्राप्त नहीं की जा सकती है। विश्वासघात या छल सहमति को अमान्य बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं गलत बयानी या मिस इंटरप्रिटेशन। सहमति को गलत बयानों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सहमति को वास्तविक और सच्ची जानकारी पर ही आधारित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं गलती या मिस्टेक। अगर सहमति किसी गलती के कारण बनाई जाती है तो वह अमान्य हो सकती है। सही जानकारी के बिना गलती के आधार पर सहमति प्राप्त करना सही नहीं है। यदि सहमति किसी समझौते में दबाव, धोखाधड़ी या गलत बयानी के कारण प्राप्त की जाती है तो उस समझौते को अमान्य माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, बीमा के पक्षों की क्षमता। बीमा के दो पक्षों को मिलाने के लिए एक कानूनी तौर पर योग्य होना आवश्यक होता है। जब एक व्यक्ति एक बीमा
पॉलिसी के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करता है तो वह वयस्क होना चाहिए और उसकी मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए और उसे कानून के अनुसार कर्तव्यनिष्ठ और योग्य माना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी किशोर या किसी माइनर का बीमा पॉलिसी में शामिल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं लीगलिटी, कानूनी आधार। अनुबंध का उद्देश्य सही होना चाहिए। उदाहरण के लिए गैर कानूनी कर्मों के लिए कोई बीमा नहीं दिया जा सकता है। हर समझौते जो कानून के खिलाफ हो उसे मान्य नहीं माना जाता है। बीमा अनुबंध को उद्देश्य एक कानूनी उद्देश्य ही होता है। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति के बीमा अनुबंध में शामिल होने के लिए उसकी स्वतंत्र इच्छा होनी चाहिए। इसमें कोई दबाव, भय या गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं प्रीमियम पेइंग इन एडवांस, अग्रिम में प्रीमियम भुगतान। प्रीमियम भुगतान का मतलब होता है कि आपको बीमा कंपनी को अग्रिम रूप में पैसे देने होते हैं, मतलब कि एडवांस में पैसे देने होते हैं। भारतीय कानून के अनुसार बीमा कंपनियों को जब तक अग्रिम प्रीमियम नहीं मिलता है वे किसी भी जोखिम को स्वीकार नहीं कर सकती है। इसका मतलब है कि भारत में आपकी बीमा सुरक्षा केवल प्रीमियम के आधार पर ही बेची जा सकती है। बीमा अधिनियम 1938 के अनुसार धारा 64 5B में कहा गया है कि जब तक आप अग्रिम प्रीमियम नहीं भरते हैं तब तक आपको कोई भी जोखिम स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपका बीमा कंपनी तब तक जोखिम को स्वीकार करेगी जब तक वे अग्रिम प्रीमियम प्राप्त करती है। यह प्रीमियम भुगतान करने की गारंटी देती है या निर्धारित तरीके से अग्रिम में पैसा जमा करती है। ठीक है, यदि यह भारत में बीमा उद्योग में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। 1939 में बनाई गई बीमा नियमावली में कुछ विशेष श्रेणियों के मामले में प्रीमियम के अग्रिम भुगतान की यह शर्त हटा दी गई है। बीमा नियमावली का खंड 59 के कुछ शर्तों के अंतर्गत बीमारी बीमा, सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, चिकित्सा लाभ बीमा और अस्पताल में भर्ती होने की बीमा योजना के मामले में किस्तों में प्रीमियम स्वीकार करने की अनुमति दी जाती है। बीमा नियमावली के खंड 59 के कुछ शर्तों के अंतर्गत सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं के लिए जारी की गई पॉलिसियां सरकार और अर्ध सरकारी संगठनों के कर्मचारियों को कवर करने विश्वसनीयता गारंटी बीमा पॉलिसियां, कामगार मुआवजा पॉलिसियां, कैश इन ट्रांजिट पॉलिसियां और अन्य कुछ बीमा श्रेणियों में इसकी छूट दी गई है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सोलिसिटेशंस, निवेदन या आग्रह। बीमा हमेशा से सही समझ के बाद ही खरीदी जाने वाली चीज मानी जाती है। इसे बस ऐसे ही खरीदना या बेचना गलत है। इसलिए बीमा की प्रार्थना या अनुरोध की जाती है या ग्राहक इसकी मांग करता है। पारंपरिक तरीके से बीमा कंपनियां यह कहती हैं कि इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन, या बीमा एक प्रार्थना का विषय है। बिल्कुल साफ है, बीमा एक तैयार उत्पाद नहीं है जैसे कि बिस्किट का पैकेट या चॉकलेट का आपका एक पट्टी जो सीधे बेचा जाता है। ग्राहक को अपनी बीमा की आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए किसी व्यक्ति से सलाह लेना आवश्यक होता है जो इसके लिए योग्य होते हैं, और पेशेवर सलाहकार के आधार पर ही सही बीमा उत्पाद खरीदा जाना चाहिए। ग्राहक को बीमा उत्पाद को अच्छी तरह समझना चाहिए। पॉलिसी कवरेज, एक्सक्लूजन या अपवर्जन, नियम और शर्तें के संदर्भ में अपनी आशाएं और विशेष आवश्यकताओं के अनुसार सबसे उपयुक्त प्रस्ताव पर ही विचार करना चाहिए। प्रार्थना या अनुरोध आमतौर पर तब की जाती है जब कोई बीमा कंपनी या सक्षम मध्यस्थ प्रस्तावक ग्राहक की बीमा संबंधी आवश्यकताओं को समझने के लिए संपर्क करता है और सही बीमा उत्पाद चुनने में मदद करता है। प्रस्तावक सलाहकार से उचित समाधान मांगता है और उसे सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। नियमों के अनुसार बीमा कंपनी बीमा एजेंटों की नियुक्ति करके प्रार्थना या अनुरोध की प्रक्रिया में शामिल होती है। इसमें बीमा पॉलिसी जारी रखना, रिन्यूअल करना या रिवाइवल करना जैसे बीमा व्यापार संबंधी कार्य शामिल होते हैं। बीमा कंपनी के अधिकृत कर्मचारी और लाइसेंसधारी मध्यस्थ की ओर से निर्दिष्ट व्यक्ति ही प्रार्थना या अनुरोध और बिक्री की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, जिन्हें इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित और मान्यता प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं ग्रेस पीरियड, अनुग्रह अवधि। अनुग्रह अवधि या ग्रेस पीरियड एक निर्धारित समयावधि है जो प्रीमियम के भुगतान की देय तारीख के ठीक बाद से शुरू होती है। इस अवधि में आप चालू बीमा पॉलिसी को रिन्यू करने या जारी रखने के लिए प्रीमियम भुगतान कर सकते हैं। इस दौरान पॉलिसी में को जारी रखने का लाभ जैसे कि पहले से मौजूद बीमारियों का कवरेज पहले की तरह बना रहता है। हालांकि
इस अवधि के दौरान कवरेज उपलब्ध नहीं होता है, जिसके लिए प्रीमियम भुगतान नहीं होता है। ग्रेस पीरियड या अनुग्रह अवधि के दिनों की गणना प्रीमियम भुगतान के नियत तारीख के बाद से अगले दिन से शुरू हो जाती है। जीवन बीमा के लिए, फॉर लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा के लिए अगर किसी व्यक्ति की पॉलिसी में कोई अनुग्रह अवधि नहीं है तो वह यदि प्रीमियम भुगतान में एक दिन की भी देरी करता है तो पॉलिसी व्याप्त हो या समाप्त हो सकती है। यह साधारणतया पॉलिसी धारक, बीमा कंपनी और बीमा उद्योग के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। IRDAI द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार मासिक प्रीमियम भुगतान के मामले में 15 दिनों का ग्रेस पीरियड और अन्य मामलों में 30 दिनों का ग्रेस पीरियड प्राथमिकता दी जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में, स्वास्थ्य बीमा में व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को अपडेट करने के लिए कुछ दिन दिए जाते हैं। यह अवधि कंपनी की पॉलिसी और नया उत्पाद पर निर्भर करता है। अगर पॉलिसी को रिन्यू किया जाता है और उसकी अवधि के भीतर पॉलिसी के सभी लाभ बने रहते हैं, लेकिन रिन्यूअल अवधि के दौरान किसी दावे के मामले में उस पर विचार नहीं किया जा सकता है। IRDAI के नियमों के अनुसार मासिक प्रीमियम भुगतान के लिए 15 दिनों का ग्रेस पीरियड अवधि होता है और अन्य मामलों में 30 दिनों का ग्रेस पीरियड अवधि होता है। अब आते हैं मोटर बीमा पॉलिसी के में क्या होता है। मोटर बीमा पॉलिसियां आमतौर पर 1 साल की अवधि के लिए मान्य होती है और इन्हें नियत तारीख से पहले रिन्यू करना जरूरी होता है। प्रीमियम भुगतान करने के लिए अनुग्रह अवधि या ग्रेस पीरियड लागू नहीं होता है। यदि कोई व्याप्त पॉलिसी, माने कि आपका लेफ्ट पॉलिसी 90 दिन से अधिक समय तक वो लेफ्ट रहती है या व्याप्त रहती है तो कोई दावा, मतलब कि NCB माने कि नो क्लेम बोनस भी उसमें आपको प्राप्त नहीं मिलता है। नेक्स्ट आते हैं फ्री लुक पीरियड इंट्रोड्यूस्ड बाय IRDAI। IRDAI द्वारा शुरू की गई फ्री लुक अवधि। IRDAI ने एक विशेष अवधि शुरू की है जिससे फ्री लुक अवधि कहा जाता है। इसका मकसद बीमा कंपनियों को ग्राहक के लिए सुविधाजनक बनाना है। जब किसी व्यक्ति को एक बीमा पॉलिसी खरीदनी होती है तो वह बीमा कंपनी द्वारा तैयार की गई पॉलिसी की शर्तों का पालन करना होता है। ऐसे मामले में जहां किसी व्यक्ति को पॉलिसी स्वीकार करना होता है और उसमें कोई बदलाव भी वो नहीं कर सकता है, उसे बाध्यकारी अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडहेशन कहा जाता है। इसके कारण न्यायालय हमेशा बीमा कंपनियों को जिम्मेदार ठहराती है जो पॉलिसी के नियमों और शर्तों को समझने में मदद कर सकती है। फ्री लुक अवधि द्वारा IRDAI ने इस एक तरफा स्थिति को कम करने और बीमा करारों को ग्राहकों के अनुकूल बनाने का प्रावधान किया है। इसके दौरान यदि कोई ग्राहक पॉलिसी के किसी नियम और शर्त से संतुष्ट नहीं है तो वह पॉलिसी को वापस करके रिफंड प्राप्त कर सकता है। इस प्रावधान के तहत पॉलिसी धारकों को पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर पॉलिसी को रद्द करने का विकल्प मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसियों और दूरस्थ माध्यम से प्राप्त की गई पॉलिसियों के मामले में यह अवधि 30 दिन की होती है, मतलब कि फ्री लुक पीरियड 30 डेज का होता है। यह विकल्प जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए ही लागू होता है जिनकी अवधि कम से कम 1 वर्ष होती है। इसके लिए ग्राहक को लिखित रूप में सूचित करना होता है और उन्हें कवर की अवधि के लिए चुकाने वाले प्रीमियम, खर्च एवं शुल्कों को घटाकर प्रीमियम की राशि का रिफंड मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कैंसिलेशन ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसीज को रद्द करना। पॉलिसी रद्द करना मतलब वह स्थिति होती है जब बीमा कंपनी पॉलिसी को रद्द करती है। ऐसे समय पर बीमा कंपनी पॉलिसी की समाप्ति की अवधि के अनुसार प्रीमियम का निर्धारित अनुपात वसूल करती है और बीमा की अपूर्ण अवधि के अनुसार निर्धारित अनुपात में बीमा धारक को रिफंड करती है। यदि पॉलिसी के तहत कोई दावा का भुगतान नहीं हुआ है तब इस प्रकार की प्रीमियम की गणना को अनुपातिक प्रीमियम कहा जाता है। जब बीमित व्यक्ति वार्षिक पॉलिसी को रद्द करता है तो बीमा कंपनी आमतौर पर उच्च दर पर प्रीमियम वसूल करती है और निर्धारित अनुपातिक प्रीमियम की गणना के बजाय उच्च दर पर ही प्रीमियम वापस करती है। इससे बीमा कंपनियों के खिलाफ अनुकूल चयन को रोका जाता है और बीमा कंपनी के आरंभिक खर्चों को भी ध्यान में रखा जाता है। ऐसे दरों को बीमा अनुबंध के नियमों और शर्तों का हिस्सा माना जाता है। इसे छोटी अवधि का पैमाना कहा जाता है। और अंत में साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और सुखद लगा होगा। तो कृपया जरूरतमंदों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपका कोई सुझाव, प्रश्न या टिप्पणी है तो बेझिझक उसे नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं आप। मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।